अरे नहीं नहीं, फिर आपने हेलो तो सुधा। टाइम दिया हुआ है ना, तो उसके लिए चलिए। हाय हाय वसुधा वसुधा। जी। हाय वसुधा। हाय अच्छा। हाय। हेलो वसुधा जी। जी। तो स्टार्ट करते हैं जेरोंटोलॉजी। सबसे तो पहले थैंक यू, बहुत टाइम निकाला आपने हमारे लिए। थैंक यू मोस्ट सो मच। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जेरोंटोलॉजी में सबसे अच्छी बात है, जेरोंटोलॉजी में कोई एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं है, सिर्फ डिसीजेज ही पढ़नी है, सिस्टम तो है नहीं। तो जेरोंटोलॉजी में कुछ ऐसा डरने जैसा कुछ नहीं है, खाली डिसीजेज हैं, ठीक है। तो एक वो अपने पास कम है पढ़ने को सिस्टम, एक तरीके से, ठीक है। तो इजी है जेरोंटोलॉजी, ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। तो जेरोंटोलॉजी का पहले मतलब क्या है? तो जेरोन मतलब ओल्ड मैन और लॉजी मतलब स्टडी। तो एजिंग की स्टडी को जेरोंटोलॉजी बोलते हैं। तो किसी भी एस्पेक्ट में एजिंग होगा तो वो जेरोंटोलॉजी बोलेंगे। बट अगर वो मेडिकल टर्म्स में है तो उसे बोलते हैं गैरियाट्रिक्स, ठीक है, या जेरियाट्रिक्स, जो भी मतलब प्रोनाउंसिएशन होगा। तो खाली ओल्ड एज की डिसीजेज और मेडिसिन से अगर की बात की जाए तो उसे बोलते हैं गैरियाट्रिक्स। और पूरी ओल्ड एज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी स्टडी को बोलते हैं जेरोंटोलॉजी, ठीक है। तो जेरोंटोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? एजिंग तो होती है, ठीक है। तो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, अभी मेडिकल फील्ड एडवांस हो गई तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां टेक केयर हो जाती हैं, दवाई खा के मैनेज हो जाती है, तो इसलिए लाइफ बढ़ गई है। तो ऐसा जिसमें कुछ याद करने जैसा फर्स्ट पेज पे कुछ है नहीं। तो हेल्थ की डेफिनेशन WHO के हिसाब से वो पता होनी चाहिए कि खाली फिजिकल हेल्थ नहीं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, और अभी एक चौथा एस्पेक्ट ऐड किया है, स्पिरिचुअल वेलबींग भी, ठीक है। तो ये चारों वेलबींग जब आपके हैं तो हेल्दी माने जाएंगे। खाली फिजिकली हेल्दी है और मेंटली मतलब नहीं है हेल्दी, तो मतलब कोई भी एस्पेक्ट अगर खराब है तो हेल्दी नहीं माना जाता। तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा तो है कि आपका पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड विल क्रिएट मोर मिरेकल्स देन एनी वंडर ड्रग। तो सबसे पहले तो अपना एटीट्यूड अच्छा रखना जरूरी है। देन सेकंड पेज पे आते हैं। देन उसमें भी कुछ ऐसा खास याद करने जैसा नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड की हाईएस्ट एज वाली पॉपुलेशन, मतलब एज, जो एक एजिंग पॉपुलेशन है वो इंडिया उसमें सबसे नंबर 1 है, ठीक है। तो इसलिए हमें खास जेरोंटोलॉजी पढ़ने का जरूरत है, ठीक है। एजिंग क्या है? तो ऐसा कुछ उसमें पढ़ने जैसा नहीं है, यू कैन जस्ट गो थ्रू, ऐसा इस पे कोई क्वेश्चन भी नहीं आ सकता। कि प्रोग्रेसिव चेंजेस जिसके धीरे धीरे आपका विगर कम होता है, ताकत कम होती है शरीर की, कुछ कुछ बीमारियां आती हैं, थोड़ा होते हैं ना, लॉस ऑफ एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी कम होती है, डिसेबिलिटी आती है, डिपेंडेंस आती है। तो ये सब कुछ एजिंग के साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है। अभी क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो स्पीशीज स्पेसिफिक, कि जैसे डॉग होता है उसकी लाइफ 10-12 साल ही होती है ना। तो वो कितने ही बचा ले उतना ही उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ह्यूमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले कम थी, अभी 75 to 75 ईयर्स ऑलमोस्ट एक है, ठीक है। तो स्पीशीज पे भी डिपेंड करता है कि कितना जिएंगे। जीन्स कैसी हैं? कोई कोई आपने देखा होगा कि कोई कोई जेनेटिक्स वाले लोग मतलब ज्यादा जीते, जैसे पहाड़ी लोग होते हैं उनका ना वो बहुत अच्छा होता है जीन्स, तो उनकी वो ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है। इसमें लिखा है पारसीज और जापानीज। तो आपकी जीन्स पे भी डिपेंड करता है कि कितनी एजिंग का प्रोसेस कैसा रहेगा। न्यूट्रिशन, खाना कैसा खाते हैं उस पे बहुत डिपेंड करता है। इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है, पॉवर्टी से लाइफ स्पैन डिक्रीज होता है। एनवायरमेंट, कैसा एनवायरमेंट है, मेडिकल असिस्टेंस कैसी है। सेक्स मतलब फीमेल्स की लॉन्जेविटी मेल्स की कंपैरेटिव ज्यादा होती है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखा है, लास्ट पॉइंट, टिल डेट द ओनली इंटरवेंशन नोन टू डिले एजिंग इज कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। इट इज रिलेटेड टू रेस्ट्रिक्शन रेदर देन द रिडक्शन ऑफ एनी डाइटरी कंपोनेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग पॉइंट है
कि कैलोरी रिस्ट्रिक्ट, मतलब ऐसे नहीं कि कम कर दी कैलोरी, कार्ब बिल्कुल खाना छोड़ दिया, जो भी कैलोरी रिच फूड है उससे थोड़ा सा कम खाने से एजिंग आप डिले कर सकते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो एक लाइफ स्पैन को डिटरमाइन करते हैं। मतलब कम खाएंगे तो देर से बूढ़े होंगे। हाँ हाँ, कम खाएंगे मतलब कैलोरी कम खाएंगे तो। ये मैंने भी यहीं पे पढ़ा है और कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है, बट इन जनरल बोलते हैं ना कि मतलब कार्ब रेस्ट्रिक्ट करेंगे, कैलोरीज रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तो नेचुरोपैथी का तो अपना पूरा है ही इसी पे फंडा। मैम, ये एक्चुअली जैन लोगों में मैंने ऑब्जर्व किया है, वो लोग चोविहार करते हैं और बहुत बार तो मतलब बहुत कम खाना खाते हैं। तो आई हैव सीन देयर लेडीज 92 95 ईयर्स तक वो लोग सरवाइव करती हैं बिकॉज ऑफ हैविंग वेरी लेस फूड, बाहर का हाँ, बिल्कुल नहीं। सो दिस इज कैन बी ट्रू। यस यस। तो कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ये भी हमारा न्यूट्रिशन में आ गया, जो न्यूट्रिशन वाला पॉइंट था ना, उसमें ये भी आ गया कि आप इन जनरल कैसा डाइट लेते हो। ठीक है। एक वो वाला पॉइंट भी है ना, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। हाँ। तो वो मतलब लंबा जीने के लिए नहीं खाते। बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो सभी को हम सभी को ध्यान में, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक वो नहीं कर सकते कि हाँ ये कम खाता है ये ज्यादा जिएगा, ये ज्यादा खाता है कम जिएगा, बट सब फैक्टर्स कंबाइंड होते हैं। व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीज इन एजिंग पॉपुलेशन? ठीक है। तो एजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों बढ़ गई है? ठीक है। क्योर ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक्स। ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले कम थी, अब ज्यादा क्यों हो गई है? तो एजिंग पॉपुलेशन बढ़ गई है, मतलब पहले लोग जल्दी मर जाते थे, अभी लोग बूढ़े हो रहे हैं, बुढ़ापे तक जी रहे हैं, तो इसलिए एजिंग पॉपुलेशन बढ़ गई है, क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीजेस का अब हमारे पास क्योर है, पहले नहीं था। तो कुछ भी ऐसे छोटी मोटी बीमारी होती थी तो लोग, इन्फेक्शन होता था, मलेरिया से लोग मर जाते थे, डेंगू से मरते थे पहले, और ऐसे कुछ कुछ एपिडेमिक आता था निमोनिया ना। निमोनिया भी होता था ना, तो बूढ़े लोग ज्यादा वो हो जाते थे। हाँ। तो अभी उन सब चीज के लिए मेडिकल असिस्टेंस है, दवाइयां हैं, केयर है। कंट्रोल ऑफ मेनी डिसीजेस, पहले जो भी लाइफस्टाइल डिसीज होती हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उससे भी लोग पहले मतलब डेथ जल्दी होती थी, अब सब चीज की तो दवाई आ गई है, तो हर चीज को कंट्रोल हो है। रिडक्शन ऑफ फेमाइन्स, पहले भुखमरी से भी लोग, बहुत लोग मरते थे, ठीक है, अब ये अलग पॉइंट हो गया, ठीक है, कम खाना है बट भुखमरी से मरेंगे लोग, ठीक है, तो कम खाना और भुखमरी अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। सर्जरीज, बहुत सारी सर्जरीज से मतलब रिडक्शन ऑफ वॉर्स, वॉर्स कम हो गए हैं, तो ये सब चीजों की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ गई है, इसलिए एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। तो अभी एजिंग स्टार्ट कब से होती है? तो अगर वैसे बोलें तो जैसे ही पैदा होते हैं हम, हर साल 1 साल बढ़ जाती है एज, बट शुरू के इयर्स में हमारा जो ग्रोथ है वो ज्यादा है, रेट ऑफ ग्रोथ, एज कंपेयर टू रेट ऑफ डिजेनरेशन, तो इसलिए उन शुरुआती साल को बोलते हैं कि पीरियड ऑफ ग्रोथ, नॉट पीरियड ऑफ एजिंग। ठीक है। तो 20 से 21 साल तक अपना एक ग्रोथ पीरियड चलता है, उसके बाद 20 से 40 साल तक एक स्टेबिलिटी रहती है, तो जितना ग्रोथ होता है उतना ही डिजेनरेशन होता है, तो एक स्टेबिलिटी रहती है। 40 ईयर्स अब डिजेनरेशन ज्यादा होता है, ग्रोथ कम होती है, तो इसलिए डिजेनरेशन कम होता है, सॉरी ग्रोथ नहीं रीजनरेशन, तो इसलिए 40 के अराउंड जो है वो हेल्थ जो है वो डिक्लाइन स्टार्ट होना शुरू होती है। ठीक है। तो कह रहे हैं फ्रॉम कंसेप्शन टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब वॉम्ब में आने से लेके 20-21 साल तक जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है तब तक व्यक्ति डेवलप होता है, एज नहीं होता, उसे बोलते हैं ग्रोथ कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो फिफ्थ डिकेड में, वो अराउंड 40s से स्टार्ट होती है एजिंग। अभी लिखा है बाय एक्सरसाइजिंग वन कैन इंक्रीज द मसल मास विच इज नॉट रियल एज ग्रोथ। तो एक्सरसाइज से हम मसल मास बढ़ाते हैं, तो मसल्स का नंबर नहीं बढ़ाते हैं, जस्ट उनका मास बढ़ाते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट पेज पे आते हैं, द साइंस ऑफ गुड हेल्थ। तो अच्छी हेल्थ के क्या साइंस है? कि भूख लगती है, खाना अच्छे से पचता है, यूरिन और स्टूल अच्छे से पास होता है,
यूरिन और स्टूल पास करके बॉडी लाइट फील करती है। सेंसरी एक्शन, सेंसरी कैपेबिलिटीज अच्छे से हैं, नींद अच्छे से आती है, सुबह आंख अच्छी से खुलती है, ठीक है, एनर्जी रहता है, स्ट्रेंथ है। तो ये सब आपके अच्छी हेल्थ के साइंस हैं। देन कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज के साथ क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो ने कैटेगराइज किया हुआ है। तो डीजेनरेटिव डिसीजेस, ठीक है, तो एक तो होती है डीजेनरेटिव डिसीज, एक एज के साथ साथ धीरे धीरे डिजेनरेशन होता है, तो उनसे हमारी फिजिकल मोबिलिटी इफेक्ट होती है, जैसे कि आर्थराइटिस, हमारे जो घुटनों के बीच का, जो जॉइंट्स के बीच का साइनोवियल फ्लूइड है, वो धीरे 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 कम होने लगता है, तो उसे बोलते हैं आर्थराइटिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हमारे बोन्स धीरे 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 उनमें कैल्शियम, जितना कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता उससे ज्यादा उनका डिजेनरेशन होने लगता है, तो बोन्स धीरे धीरे एज के साथ खोखले होने लगते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग लॉस, तो ये सब डिजेनरेटिव डिसीज हैं, धीरे 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 एज के साथ आती हैं। As age advances, one is more susceptible to hypertension, diabetes, cardiovascular diseases. तो ये भी एज के साथ धीरे धीरे आती हैं। डिजेनरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स, हमारे ब्रेन सेल्स भी धीरे 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 मरते रहते हैं, ठीक है, तो ब्रेन सेल्स की डेथ होती रहती है, तो कॉग्निटिव एबिलिटीज, किसी चीज को पकड़ना, होल्ड करना, खड़े रहना, तो ये सब चीजें भी, मेमोरी लॉस होना, भूलना, तो ये सब भी आता है। देन सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो ऐसे कैटेगराइज किया है कि एज के साथ ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नया जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें भी अगेन यही लिखा है कि एजिंग क्या होती है, डिजेनरेशन ज्यादा होता है, रेट ऑफ डिजेनरेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ रिजेनरेशन। देन देखते हैं विजिबल चेंजेस आफ्टर 60, हिडन चेंजेस ऑफ एजिंग, तो कुछ चेंजेस विजिबल होते हैं, कुछ चेंजेस हमें दिखाई नहीं देते। तो क्या क्या विजिबल चेंजेस होते हैं, धीरे धीरे बाल पतले होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, सफेद होने लगते हैं, आई साइट धीरे धीरे वीक होने लगती है, चेहरे पे थोड़ा सा मतलब होता है ना कि बिल्कुल तना नहीं रहता, झुर्रियां आ जाती हैं, हियरिंग थोड़ी कम होती है, स्किन में, पूरी स्किन में झुर्रियां आती हैं, बाल वो सॉरी गम्स, मतलब जो है ना दांत टूटते हैं, पोस्चर थोड़ा सा झुक जाता है, मसल्स भी श्रिंक होने लगती हैं, सेक्सुअल इंटरेस्ट कम होने लगता है, जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, सीधे खड़े होना, सीधे वॉक करना नहीं होता, ये सब विजिबल चेंजेस हैं। और वो क्या है, नॉन विजिबल चेंजेस, कि अंदर अंदर आपके नर्व सेल्स धीरे धीरे मर रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है, बोन्स धीरे 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 खोखले हो रहे हैं, बोन्स खोखले हो रहे हैं, बोन से कैल्शियम कम हो रहा है, और कैल्शियम हमारे आर्टरीज में जम रहा है, जिसकी वजह से क्लॉट्स हो रहे हैं, उसी की वजह से आर्टरीज जो है वो हार्ड हो रही हैं, फैट डिपॉजिट हो रहा है आर्टरीज में। डर लग रहा है ये सब सुन के। तो तो केस में क्या लिखा है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड विल क्रिएट मोर मिरेकल्स, तो डर। तो बाय रिड्यूसिंग ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, ठीक है, धीरे धीरे हमारे सारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी धीरे धीरे एफिशिएंसी कम होती है, ठीक है, अमरता प्राप्त करके थोड़ी ना है, सबकी एक धीरे धीरे धीरे, हर कोई एक, हर ऑर्गन अंदर का धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है। देन इफेक्ट्स ऑफ एजिंग ऑन हेल्थ एंड कॉमन जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ एजिंग इन जनरल एट सेलुलर एट टिश्यू लेवल, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उससे ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे मतलब रटने जैसा भी कुछ नहीं है, समझने जैसा ही है अभी तक जो भी पढ़ा। ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकते हैं विजिबल चेंजेस क्या हैं, हिडन चेंजेस क्या हैं, तो सारे वो भी हम खुद से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें भी रटने जैसा कुछ है। तो अभी एजिंग के इफेक्ट्स सेलुलर लेवल पे देखते हैं, ठीक है, तो अगेन ये भी पढ़ चुके हैं, इसे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है, हिडन और वो वहां पे देख चुके हैं, इसको बहुत ज्यादा रटने का जरूरत भी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसे साइंटिफिक टर्म्स हैं, ठीक है, तो जो भी ऐसे साइंटिफिक टर्म्स बहुत ज्यादा है ना, उनको रटने का जरूरत नहीं, बस समझो कि क्या 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 हो रहा है बेसिकली। तो सेल मतलब हमारा अंदर ऑर्गन्स है, ठीक है, ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज होते हैं, और टिश्यूज क्या बने होते हैं, सेल्स के ग्रुप्स के,
तो ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स क्या होते हैं, हर ऑर्गन अल्टीमेटली, हमारी पूरी बॉडी अल्टीमेटली सेल्स की बनी है, हमारी बॉडी का ब्रिक है। तो हर एक सेल के लेवल पे एजिंग हो रही है, वो सेल के लेवल की एजिंग, जैसे हर एक ब्रिक कमजोर हो रहा है दीवार का, तो धीरे धीरे ब्रिक कमजोर हो रहा है, तो दीवार का एक पोर्शन कमजोर हो रहा है, जैसे टिश्यू समझ लो। फिर धीरे धीरे दीवार में क्रैक आएगा, जैसे एक ऑर्गन लेवल पे क्रैक समझ लो। और फिर धीरे धीरे घर, पूरा घर ढहता है, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी, ठीक है। तो ऐसे समझो इसको, इसे डिटेल में बहुत ज्यादा, इसमें बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, उसको हम जस्ट रीड करेंगे, बट रटने का जरूरत नहीं है। तो सेल वॉल्यूम इन डिक्रीजेस, सेमी परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन डिक्रीजेस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम। ये सब कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है वो ये सब में याद करने में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम ये वही ईंट पत्थर वाले एग्जांपल दे सकते हैं। नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं। चेंजेस इन सेलुलर एंजाइम्स लाइक डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, क्रोमोसोमल एब्रेशन अकर्स, quantity of defective protein increases, the extracellular components, पढ़ने में ही बोरिंग लग रहा है। हाँ। और ये क्या मतलब, इसे याद क्या करेंगे जब हमने मतलब पता ही नहीं होगा ना इसका मतलब, तो क्या याद करेंगे कि, तो आप सेलुलर और टिश्यू लेवल पे अगर कोई पूछे भी तो बस इतना समझ लो कि सेल के अंदर धीरे धीरे, अल्टीमेटली ये लिखना है ग्रोथ, जो सेल्स, हर एक सेल के अंदर कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं, तो एंजाइम्स कम हो रहे हैं, ठीक है, कुछ ये एंजाइम्स बनने बंद हो रहे हैं। हाँ, कोई कुछ वर्षा, ये कह क्रोमोसोमल एबरेशन ऑकर्स मतलब? वही मैं कह रही हूँ, क्रोमोसोमल हमारी जीन्स होती हैं, हर एक सेल के अंदर हमारा डीएनए होता है, तो वो डीएनए अंदर अंदर खराब हो रहा है, तो उसे बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस। ओके। हाँ। तो आप उसे वही अपनी आसान भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, सेल्स के अंदर का एंजाइम्स धीरे धीरे बनने बंद हो जा रहे हैं, ठीक है। जो सेल को जिंदा रखते हैं, जो सेल को काम, जिनके बेसिस पे सेल काम करता है, वो एंजाइम्स ही बनने बंद हो रहे हैं। वो एंजाइम्स बनने क्यों बंद हो रहे हैं, क्योंकि एंजाइम्स बनते हैं हमारी जीन्स से, तो हमारी जीन्स ही धीरे 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 खराब हो रही है। जीन्स यानी कि हमारे अंदर का डीएनए सेल का खराब हो रहा है। तो बस इतना याद कर लीजिए, ठीक है। जीन्स से बनते हैं एंजाइम्स और प्रोटीन्स, तो जीन्स नहीं रहेंगी, जीन्स यानी कि डीएनए, डीएनए खराब होगा तो एंजाइम्स और प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगे, ठीक है। अभी ये दो चीजें बहुत सबको पता होंगी, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स, तो उसको याद कर लो। कोलेजन और इलास्टिन कम होने लगता है, कोलेजन और इलास्टिन भी एक तरीके के प्रोटीन होते हैं, तो वो भी हर सेल में होते हैं, वो भी धीरे 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 कम होने लगते हैं। सेल सेल के सारे सेल्स को, जो दो ईंटों को जोड़ के रख के जो गारा होता है ना, जो सीमेंट होता है, वो कोलेजन और इलास्टिन होता है। तो वो जो गारा है, जो सीमेंट है, वो कोलेजन और इलास्टिन कम होने लगता है, तो सेल्स आपस में लूज होने लगते हैं, ठीक है। तो बस इतना इतना ही याद रखिए, इसमें मसल्स वीक होने लगती हैं बस। देन आते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लेवल पे, तो सेल्स और टिश्यू लेवल पे आप बहुत ज्यादा वो टर्म्स मत याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल याद कर लीजिए, अगर लिखना आ जाए तो वो ब्रिक और ईंट और बीच का सीमेंट, ये सब भी आप लिख सकते हो, चलेगा। बिल्डिंग बना देंगे। देन बिल्डिंग बनाने ही नहीं है, बिल्डिंग तोड़नी है। हटानी है। देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हमारा बोन्स आते हैं, जॉइंट्स आते हैं और मसल्स आते हैं। तो बोन्स में क्या होता है, प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ एजिंग इज डीमिनरलाइजेशन, ठीक है। तो डीमिनरलाइजेशन मतलब कैल्शियम एक मिनरल है, तो बोन से धीरे 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 कैल्शियम कम होने लगता है, तो बोन्स हमारे कैल्शियम के ही बने हैं, ठीक है। कैल्शियम की वजह से बोन्स जो है वो हार्ड होते हैं, तो धीरे धीरे उनसे कैल्शियम कम होने लगता है, तो वो हॉलो होने लगते हैं, अंदर से खोखले होने लगते हैं, जिसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। और लिखा है अनदर, यहाँ पे लिखा है रिड्यूस ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, वो याद करने का जरूरत नहीं है। अनदर इफेक्ट इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, अगेन वही सीमेंट, हर चीज, हर एक बोन्स भी सेल्स के बने हैं, और बोन्स के सेल्स के बीच में भी सीमेंट लगा हुआ है, तो अगेन कोलेजन और इलास्टिन सीमेंट है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसलिए बोन्स, एक तो सेल भी हॉलो हो रहा है, सेल को जोड़ के रखने वाला सीमेंट भी कम हो रहा है, तो इसलिए बोन्स हॉलो होंगे।
तो इसलिए एज के साथ हम गिर जाते हैं। अगर मान लो एक नॉर्मल व्यक्ति गिरता है तो फ्रैक्चर नहीं होता है या फिर फॉल को सरवाइव कर लेते हैं। पर अगर बूढ़े व्यक्तियों को कहते हैं ना कि गिरने मत देना, इसलिए वो सीढ़ियों पे वो सपोर्ट होना चाहिए, रेलिंग लगी होती है कि पकड़े, या फिर टॉयलेट में भी ना एक रेलिंग होती है कि रेलिंग पकड़ के उठे बैठे, कि गिरने से फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो गिरना ही अवॉइड करना है एज के साथ। जॉइंट्स, ठीक है। तो जॉइंट्स से क्या होता है कि हर एक, जैसे ये दो बोन्स जुड़े हुए हैं आपस में, दो बोन्स जुड़े हुए हैं, वो सीमेंट वाला जॉइंट नहीं। सीमेंट, हर एक बोन में बहुत सारे सेल्स हैं, वो सीमेंट अलग है। दो बोन्स ये अलग हैं, ठीक है। इनके बीच में जो जॉइंट होता है उसमें फ्लूइड होता है, हर एक जॉइंट में फ्लूइड होता है। तो वो फ्लूइड धीरे 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 कम होने लगता है, साइनोवियल फ्लूइड उसे बोलते हैं। तो जिसकी वजह से बोन्स आपस में टकराने लगते हैं जहां पे भी जॉइंट्स होता है। तो उसी को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। जो कहते हैं ना कि वो घिस गए, हमारा घुटने घिस गए हैं, तो क्या होता है कि जो बीच की प्लेट होती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, वो आपस में टकराती हैं तो फिर घिस जाती हैं। तो जॉइंट्स कमजोर होने लगते हैं, जॉइंट्स का फ्लूइड कम होने लगता है, जिसकी वजह से और दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मोबिलिटी है वो इफेक्ट होती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है लास्ट लाइन में, सिमिलरली रॉड ऑन साइड्स ऑफ स्टेयरकेस नीड टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो स्टेयरकेस के साइड में पकड़ने वाली रॉड्स होनी चाहिए, टॉयलेट्स में भी रॉड्स होनी चाहिए। ड्यू केयर शुड बी टेकन टू पुट अ बार इन द टॉयलेट, ठीक है। मसल्स, तो धीरे धीरे मसल्स भी जो है वो वीक होने लगती हैं। तो मसल्स नॉर्मली हमारे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी? मनीषा उसको रहने दो हाँ, लीव इट। हाँ, रिड्यूस्ड ऑस्टियोब्लास्ट मतलब जो बोन्स को बनाते हैं ना वो सेल्स, उनको ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। बोन्स का इनिशियल, हर एक बोन्स के सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, ऐसा समझ लो, बट नो नीड। ठीक है। तो मसल्स हमारी बिल्कुल जैसे टाइट होती हैं यंग एज में, तो धीरे 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 मसल का मास रिड्यूस होने लगता है, तो जिससे मतलब जो जैसे अभी हमारी फेस है बिल्कुल ऐसे तना हुआ रहता है, तो मसल मास रिड्यूस होता है तो वो लटक जाता है, मसल्स की वजह से ही ये बिल्कुल तनी भी रहती है हमारा सारा स्किन जो है पूरे बॉडी की। तो जब मसल मास रिड्यूस होता है तो वो फिर सब झुर्रियां आने लगती हैं। बोन्स को भी मसल्स पकड़ के रखती हैं, मसल्स और लिगामेंट्स। तो मसल्स ढीली पड़ने लगती हैं तो बोन्स भी आपस में लूज होने लगते हैं। तो अभी ये जैसे लिखा था इफेक्ट्स ऑफ एजिंग सेलुलर लेवल पे, अगेन इसमें बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स हैं। सेलुलर लेवल पे आप ये समझ सकते हो, डीएनए हमारा खराब होने लगता है, एंजाइम्स और प्रोटीन्स बनने कम हो जाते हैं, बीच का कोलेजन और इलास्टिन जो सेल्स को जोड़ के रखता है वो कम होने लगता है। मस्कुलोस्केलेटल लेवल पे ये पढ़ सकते हैं कि बोन्स में धीरे धीरे कैल्शियम कम होने लगता है और बोन्स खोखले होने लगते हैं। बोन्स के बीच के जो जॉइंट्स हैं उसमें फ्लूइड कम होने लगता है, तो वो आपस में रगड़ खाने लगते हैं। तो जिस और मसल्स जो बोन्स को या हमारे पूरे सेल्स को पकड़ के रखती हैं वो मसल्स भी लूज होने लगती हैं, मसल मास, तो इसकी वजह से मोबिलिटी कम होती है। ठीक है, बस इतना याद रखना। देन ड्यू टू अबव डिफॉर्मिटीज फॉलोइंग डिसऑर्डर्स आर कॉमनली रिपोर्टेड। अब ये तो हमने सेलुलर लेवल पे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, बट बाहर बीमारियां क्या निकल के आती हैं इन सब की वजह से। तो अब हम रियल बीमारियों के नाम पढ़ेंगे कि ये जो सब अंदर अंदर लेवल पे क्या क्या हो रहा है उसकी वजह से मतलब विजिबल बीमारियां क्या हो। तो ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस मतलब पोर्स, ऑस्टियो मतलब बोन्स, तो बोन्स में पोर्स हो रहे हैं मतलब बोन्स खोखले हो रहे हैं। ठीक है। तो कॉज क्या होता है वो अगेन पढ़ चुके हैं कि बोन से कैल्शियम एब्जॉर्ब उतना नहीं हो रहा बोन में जितना बोन से निकल रहा है। ठीक है, बोन में कैल्शियम एब्जॉर्ब डिएब्जॉर्ब होता रहता है लाइफ लॉन्ग, बट एक एज के बाद आफ्टर द एज ऑफ 30 वो एब्जॉर्प्शन कम होता है, डिसॉर्प्शन ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से कैल्शियम बोन से निकलने लगता है, बोन्स खोखले होने लगते हैं।
ठीक है, बस इतना ही है, जिसकी वजह से देखो आप रीढ़ की हड्डी झुकने लगती है, मतलब इतने स्टिफ स्ट्रांग नहीं रह पाती हमारी हड्डियां। लिखा है बिसाइड्स जेंडर फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, क्योंकि फीमेल के कुछ हॉर्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं इस प्रोसेस को, तो फीमेल्स हॉर्मोन्स जो हैं वो उसकी वजह से फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस होने के ज्यादा चांसेस हैं। फैमिली हिस्ट्री, अगेन हमारी जीन्स कैसी हैं, एशियन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस की। और इसके अलावा जो लोग ऐसे डाइट अच्छा नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से भी, सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, जहाँ पे सनलाइट नहीं मिलती लोगों को वहां पे भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ जेरोंटोलॉजी आ सकते हैं कि ओल्ड एज कॉमन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो आपको बहुत लंबा ये सब कुछ नहीं लिखना है। ऑस्टियोपोरोसिस 2-3 लाइंस में लिख दीजिए कि बोन्स खोखले होने लगते हैं, कैल्शियम डिसॉर्प्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से पोस्चर खराब हो जाता है, फीमेल्स में ज्यादा टेंडेंसी रहती है। और क्यों होता है, मतलब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि फीमेल्स में हो सकता है जीन्स की वजह से, एशियंस में ज्यादा होता है सनलाइट के लो एक्सपोजर से होता है, और डाइट की वजह से। सिम्टम्स क्या होते हैं, बोन में पेन्स रहेगा, ठीक है, फ्रैक्चर बहुत जल्दी जल्दी होने के चांसेस रहेंगे। ये भी देखा होगा कि एक एज के बाद हाइट कम होने लगती है धीरे धीरे, ठीक है, थोड़ी सी हाइट कम हो जाती है, बैक पेन रहने लगता है, नेक पेन, है ना, थोड़ा सा पोस्चर स्टूप हो जाता है। अभी ये वर्ड, ये जो इधर साइड का पोस्चर स्टूप होता है उसे काइफोसिस बोलते हैं, ठीक है ना, और नीचे वाला जो पोर्शन स्टूप होता है उसे लॉर्डोसिस बोलते हैं। ये डॉगर्स हम ये वर्ड याद करने का जरूरत नहीं है। देन परहैप्स मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रीटमेंट इज प्रिवेंशन। तो ऑस्टियोपोरोसिस का ऐसा ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं है, प्रिवेंशन ज्यादा है कि बचपन से कैल्शियम अच्छा खाया जाए, क्योंकि 30 की एज के बाद वो इन जनरल होगा ही, कैल्शियम का रेट ज्यादा तेजी से निकलेगा। तो शुरू से कैल्शियम अच्छा खाओ, कैल्शियम और विटामिन डी भी अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए जरूरी है सनलाइट, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, स्मोकिंग सिगरेट ये सब से दूर रहें। देन मैनेजमेंट, तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेज ही कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को, ठीक है। ऐसे ट्रीट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम की या विटामिन डी का मेडिसिन देंगे, सप्लीमेंट्स देंगे, बस उतने से ही मैनेज हो सकता है। और क्या है कि कंट्रोल पेन अराइजिंग फ्रॉम डिसीज, पेन ज्यादा है तो फिर पेन किलर देनी पड़ती है। स्लो डाउन और स्टॉप बोन लॉस, तो बोन लॉस को अब कम, अब वो जो हो गया उसको वापस नहीं कर सकते, तो अब इसको स्लो डाउन करो, स्टॉप भी नहीं हो सकता, तो थोड़ा कैल्शियम देके विटामिन डी देके स्टॉप स्लो डाउन कर सकते हैं। ऑलरेडी है ऑस्टियोपोरोसिस तो प्रिवेंट ब्रोन फ्रैक्चर, गिरने मतलब फॉल, ओल्ड एज में जैसे होता है कि गिरना रोकना बहुत जरूरी है, गिरे ना ओल्ड एज के लोग, ठीक है, एक बार गिरते हैं तो फिर वो बहुत लंबा चलता है ओल्ड एज, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फॉल्स, ठीक है। देन दूसरी बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो पोरोसिस यानी कि बोन्स में पोर्स, और आर्थराइटिस है जॉइंट की बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस है बोन्स की बीमारी, ठीक है। तो अगेन ऑस्टियो मतलब बोन्स, आर्थराइटिस मतलब डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी जॉइंट में हो सकती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, बट मोस्ट कॉमन नी में क्यों होती है, क्योंकि नी जॉइंट पे सबसे ज्यादा भार होता है व्यक्ति का, ठीक है। तो क्या होता है आर्थराइटिस में, जो साइनोवियल, मोस्टली वो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम होने लगता है, और दोनों बोन्स, जो दो बोन्स ज्वाइंट हो रहे हैं उनकी जो लास्ट की जो कवरिंग होती है कार्टिलेज की, वो फिर आपस में रगड़ के घिसने लगती है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल डिसेबलिंग डिसीज, इट इज क्रिपलिंग डिजेनरेटिव प्रोसेस, तो बिल्कुल व्यक्ति को क्रिपल कर देती है, जिसको आर्थराइटिस किसी ने देखा होगा तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो आर्थराइटिस के क्या कॉज हैं कि इट इज अ क्रोनिक डिजेनरेटिव डिसीज, तो क्रोनिक है मतलब धीरे 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 अंदर शरीर में हो रही होगी, और फिर निकल के आती है, ठीक है, ऐसे नहीं कि अचानक से एक दिन ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई।
मोस्टली ओवरवेट लोगों को या फिर जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको ज्यादा चांसेस होते हैं ओवरवेट लोगों का, क्योंकि वेट ज्यादा पड़ता है उनके घुटनों पे। इट मे ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद एक्सेस कैल्शियम डिपोजिशन, तो एक्सेस कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है उसकी वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तो ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, बिल्कुल सही होना चाहिए। वसुधा जी, ये बॉडी अपने आप कैल्शियम अगर एक्सेस हो जाता है तो निकाल नहीं देती है क्या? बिकॉज मुझे नहीं, एक डॉक्टर ने ऐसे बोला था कि अगर कुछ भी एक्सेस में होता है तो वो अपने आप बॉडी निकाल देती है। हाँ वो निकाल देती है यूरिन और उसके थ्रू, स्वेट के थ्रू। तो पर क्यों हो जाता है कि वो जो मेटाबॉलिज्म है निकालने का वो खराब हो गया, मतलब अच्छा, ओके। सो मतलब वो कहीं और जाकर स्टोर हो जाता है, ऐसा कुछ है ना? कैल्शियम कहीं और जाके स्टोर हो जाता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम, देखो ऐसा कुछ मोस्ट होता है? हमारी बॉडी का 99% कैल्शियम बोन्स में रहता है, 1% ब्लड में रहता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत ओके, मसल्स। तो वो बैलेंस बॉडी अपने आप बना के रखती है। ओके, जो भी एक्स्ट्रा होता है जो नहीं चाहिए बॉडी को, वो स्वेट के थ्रू और यूरिन के थ्रू निकालती है, तो बॉडी अपना बैलेंस बना के रखती है। बट कुछ भी कारण की वजह से वो बैलेंस खराब होता है तो बीमारियां होती उसमें ज्यादा कैल्शियम ओके। से स्टोन होता है ना, कि नहीं? हैं। हाँ, वो अगेन बैलेंस बिगड़ा, एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे तो स्टोन हो सकता है। तो नॉर्मली ऐसे नहीं कि किसी को भी ज्यादा कैल्शियम खा रहे तो स्टोन हो जाएगा, बट वही है कि बॉडी निकाल नहीं पा रही है उससे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो एक बार फोटो में देख सकते हैं कि हेल्दी जॉइंट जो है वो दो बोन्स, जो जॉइनिंग बोन्स है उनके बीच में गैप है। ठीक है, दो बोन्स है और दोनों बोन्स के ऊपर एक कार्टिलेज का कवरिंग है। ठीक है, तो वो कार्टिलेज का कवरिंग बराबर है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले जॉइंट में क्या है कि कार्टिलेज का कवरिंग बिल्कुल हट गया है और दोनों बोन्स आपस में बिल्कुल चिपक गए हैं, तो वो मूवमेंट कैसे करेंगे, है ना? तो मोस्टली किसी में भी हो सकती है, फिंगर्स वगैरह में भी हो सकती है, बट कॉमनली अपने नीज में होती है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? पेन होता है, स्टिफनेस होती है, वीकनेस लगती है, जॉइंट्स जो है वो डिफॉर्म्ड लगते हैं, मोशन, रेंज ऑफ मोशन कम होता है, कट कट की आवाज आती है, क्रैकिंग एंड क्लिकिंग की चलते समय, खास करके सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय। तो अगेन, मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो इसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें और मोबिलिटी को मेंटेन रखें। ठीक है, वेट लॉस एडवाइस किया जाता है कि उसे आर्थराइटिस और आगे प्रोग्रेस ना हो। हील पैड एंड सुटेबल फुटवेयर, फुटवेयर पे भी ध्यान दिया जाता है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, ट्रैक्शन, तो कुछ आई थिंक मेडिकल वो होता है। हाँ, हाँ जैसे वो अनुजी ने बताया, जैसे हम पर्वतासन। पर्वतासन, पर्वतासन। और वो मेडिकली भी वो रहता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी ट्रैक्शन देने के लिए। तो पुल करते हैं उसमें। हाँ, ठीक है। तो अगेन सारे पॉइंट्स रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ये दोनों ही बीमारियां ऐसी कि बहुत कॉमन है, हमें आसपास अपने देखने में आती हैं। तो हम सिम्टम्स जो हैं और या फिर जो मैनेजमेंट पॉइंट्स हैं हम देखते ही हैं आसपास, जिसको भी आर्थराइटिस है वो क्या क्या ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम अपना रियल टाइम नॉलेज अपना उसमें लिख सकते हैं, ऐसे बुकिश रटने का जरूरत नहीं है। अभी आर्थराइटिस में ये देखना है कि दो दूसरी आर्थराइटिस होती है, रूमेटॉइड और गाउटी, वो एज रिलेटेड नहीं है, वो जेरोंटोलॉजी का पार्ट नहीं है, वो किसी भी एज में हो सकती है। ठीक है, तो गाउटी मतलब जिसमें जॉइंट्स के बीच में यूरिक एसिड जमा होने लगता है उसको बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस, गाउट जिसे बोलते हैं। और रूमेटॉइड में वो हमारा ऑटो इम्यून डिसीज होती है, हमारा इम्यून सिस्टम बीच का जो जॉइंट्स के बीच का जो कार्टिलेज है उसे खाने लगता है या साइनोवियल फ्लूइड को खाने लगता है। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम आर नॉट एज रिलेटेड। देन तीसरा डिसीज आया स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है, तो स्पॉन्डिलोसिस को एक तरीके से कह सकते हैं कि स्पाइनल जॉइंट्स की आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो खास करके स्पाइनल जॉइंट्स में आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसे स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं।
तो मोस्टली सर्वाइकल रीजन और लंबर रीजन में कॉमन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगेन हमारे पूरे जो वर्टिब्रे हैं, सारी वर्टिब्रे के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ठीक है, तो वो डिस्क जो है वो श्रंक होने लगती है स्पॉन्डिलोसिस में। ठीक है, तो जिसकी वजह से डिस्क के बीच का स्पेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइट व्यक्ति की कम लगने लगती है। Osteophytes formed by the sides of the spinal joint stimulate the nerve passing through, hence pains. तो ऑस्टियोफाइट वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू ही हमारी नर्व्स पास होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो अंदर है उसकी नर्व्स। अब वो गैप ही प्रॉपर नहीं रहेगा तो नर्व्स कैसे पास होंगी, तो नर्व्स भी पास नहीं हो जाएंगी, इसलिए सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलोसिस जो है वो उसकी वजह से वैसे वाले फ्रोजन शोल्डर्स या पेन भी होते हैं, क्योंकि सेंसेशन नहीं है, उस एरिया की सेंसेशन चली जाती है, तो उसकी वजह से और ज्यादा पेन होता है। जो हमारा नी वाला जो जॉइंट है उसमें सिर्फ पेन होगा, जॉइंट आपस में घिस रहा है, बट उसकी वजह से नर्वस सेंसेशन कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रही है। बट अपनी जो भी वर्टिब्रे के में जो स्पॉन्डिलोसिस है उसमें कुछ भी दिक्कत होती है तो हमारी नर्व सेंसेशंस पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो और ज्यादा ट्रबल करती है। तो एक्यूट स्पेन इज नोन एज स्पॉन्डिलाइटिस। तो अगर ये स्पॉन्डिलोसिस क्रोनिक है, लंबे समय से आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क श्रिंक हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसे बोलते हैं स्पॉन्डिलोसिस। अगर वही किसी को एक ज्यादा देर तक ऐसे झुक के बैठ गए है ना, तो ज्यादा देर तक कुछ भारी वजन उठा लिया तो एक एक्यूट हुआ आया, तो एक्यूट पेन हुआ, वो से स्पॉन्डिलाइटिस होती है, वो ठीक हो, दैट इज नॉट अ क्रोनिक डिसीज, दैट इज अ एक्यूट डिसीज। वो ठीक हो जाती है, पोस्चर ठीक करेंगे, थोड़ा बहुत अपना फिजियोथेरेपी करेंगे, वो ठीक हो जाएगी। बट जो क्रोनिक है वो स्पॉन्डिलोसिस, वो फिर उसको मैनेज करना पड़ता है। तो ये थे हमारे अच्छा, ये ऐसे लेके चल रहे हैं कि इफेक्ट्स ऑफ एजिंग ऑन हेल्थ एंड कॉमन जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स। तो अभी इन्होंने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की डिसीजेस कवर करी। ठीक है, देन आते हैं नर्वस सिस्टम पे। मेंटल इलनेस, नर्वस सिस्टम की क्या क्या डिसीज हो सकती है। तो नर्व सेल जो होते हैं उनमें कोई रिपेयर नहीं होती है। ठीक है, नर्व सेल धीरे 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 मरते रहते हैं। ठीक है, तो डेथ ऑफ द नर्व सेल कॉजेज मेमोरी लॉस लीडिंग टू वेरियस टाइप्स ऑफ डिमेंशिया। एल्जीमस डिसीज इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। तो अगेन ये कर लेते हैं, धीरे धीरे विद एज हमारी नर्व सेल्स की डेथ मरने लगती है। ठीक है, उसकी वजह से मेमोरी लॉस हो सकता है। तो मेमोरी लॉस को, कोई भी टाइप का मेमोरी लॉस है उसे क्या बोलते हैं, डिमेंशिया। तो डिमेंशिया इज characterized by confusion, memory loss and disorientation in terms of time. ठीक है, a memory trace is created every time of new memory is formed. A theory known as decay theory suggests that over time these memory traces begin to fade and disappear. ठीक है, तो कोई भी हमारे इंसिडेंट होता है, हमारी लाइफ का कोई भी इंसिडेंट, वो हमारे ब्रेन में एक मेमोरी ट्रेस बनता है। ठीक है, तो धीरे 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 जो चीजें रिपीट होती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे, उनका तो ट्रेस बना रहता है, बट इतना सब कुछ हमारे ब्रेन को संभाल के रखना है ना, तो जो चीजें, जो मेमोरीज बार बार रिपीट नहीं होती, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिके थ्योरी, वो मेमोरी ट्रेस फेड भी होते रहते हैं, पुराने पुरानी यादें धुंधली हो जाती है ना। ठीक है, if information is not retrieved and rehearsed, it is eventually lost. बार बार दोहराते नहीं है तो वो फिर eventually lost हो जाती है। तो थोड़ा बहुत हैविंग ओकेजनल मेमोरी लैप्सेस, कुछ थोड़ा कुछ एक आध इंसिडेंट भूल गए, उसे मेमोरी डिसऑर्डर नहीं बोलते हैं। अगर रेगुलर हो रहा है और सिग्निफिकेंट चीजें जो आपकी लाइफ में रोजमर्रा में चीजें हो रही हैं, आपकी फैमिलियर चीजें हैं, वो भी आप भूल रहे हो, तो उसे बोलते हैं डिमेंशिया। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा बहुत भूल जाते तो ऐसे मत बोलो मेरा मेमोरी लॉस होने लगा है एज के साथ। दैट ब्रेन जगह बना रहा है, वो फेड कर रहा है, जो चीजें याद रखने लायक नहीं है। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ का बर्थडे भूल जाते हैं, वो डिमेंशिया का पार्ट नहीं है, माफ कर देना। हाँ, साल में एक बार आता है। आई थिंक वो अगर इस वजह से भूल गए तो माफ कर देना चाहिए, डिमेंशिया की वजह से। अगर
वैसे किसी और वजह से भूल गए फिर तो माफ नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। हम्म, ठीक है। तो नो मैटर हाउ ओल्ड वन इज, इट इज नेवर टू लेट टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट मेमोरी लॉस। ठीक है। तो अगेन क्या है, ऑप्टिमल मेमोरी एज वेल एज टू प्रिवेंट मेमोरी लॉस, ऑप्टेन रेगुलर। तो ये उन्होंने याद करने के लिए वो उन्होंने दिया हुआ है, निमोनिक्स बोलते हैं ना शायद उसे, कि ऑप्टेन रेगुलर एक्सरसाइज, सिगरेट्स। तो अगेन ये याद करने की जरूरत नहीं, अरे मुझे याद करना है ऑप्टिमल मेमोरी का हर एक उस पे क्या आता है, तो नो नीड टू रिमेम्बर इट। ठीक है। इसमें से 2-3 पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब सिगरेट मत पियो, हाँ। प्रॉपर रेस्ट लो, एल्कोहल, गुड नाइट स्लीप, लर्न ऑलवेज समथिंग न्यू, हेल्दी न्यूट्रिशन, माइंड और बॉडी को कुछ एक्टिविटी में एंगेज करो, स्ट्रेस मैनेज करो, ऑर्गेनाइज योर थिंकिंग, routinely take precautions to protect your brain, yes you can maintain a positive attitude। तो अगेन ये कोई भी पॉइंट ऐसा रटने जैसा नहीं है, आपको मेन याद करना है डिमेंशिया क्या होता है, मेमोरी लॉस। और मेमोरी लॉस मतलब जो सिग्निफिकेंट चीजें हैं वो आप भूलने लगे हो, रेगुलरली आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिमेंशिया। ये क्यों होता है कि धीरे धीरे हमारे नर्व सेल्स मरते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने ब्रेन को हमेशा कुछ ना कुछ एंगेज रखना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में, कुछ नया सीखो हमेशा, जिससे ब्रेन के सेल्स जागे रहें। ठीक है, ब्रेन हमारा जागा रहे। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अभी ब्रेन नर्वस सिस्टम की डिजीज के लिए मेंटल एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए, सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि मतलब कुछ ऐसे पजल सॉल्व करी, जैसे सुडोकू आता है, कुछ पजल सॉल्व करी, कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज भी करते रहना चाहिए। अच्छे से नींद लेनी चाहिए, स्ट्रेस कम करना चाहिए। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, सारे याद करने की जरूरत है। देन दूसरी आती है एल्जीमर्स डिसीज। ठीक है। तो एल्जीमर डिसीज भी एक तरीके का डिमेंशिया ही है। तो एल्जीमर इज अ degenerative brain syndrome characterized by a progressive decline in memory, thinking, comprehension, calculation, language, learning capacity, and judgment sufficient to impair personal activities of daily living। ठीक है। तो एल्जाइमर में धीरे धीरे डिजेनरेटिव ब्रेन सिंड्रोम है, धीरे धीरे हमारा ब्रेन डिजेनरेट होता है, जिसकी वजह से सिर्फ मेमोरी ही नहीं, डिमेंशिया में खाली मेमोरी लॉस हो रहा है, एल्जाइमर में मेमोरी, थिंकिंग, आपकी कैलकुलेशन, लैंग्वेज, वो सब भी आपकी धीरे 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 कम होने लगती है। तो एल्जाइमर्स का कॉज क्या है, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है। एक्चुअली सारी डिसीजेस का कॉज को माना जाएगा, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, जेनेटिक्स कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है। तो कॉज ऑफ एल्जाइमर्स डिसीज, वी कुड से एल्जाइमर इज अ न्यूरोजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर विद नो कॉज एंड न्यू क्योर। ठीक है। तो कोई कॉज अभी तक इसका ऐसे फाइंड आउट नहीं कि एग्जैक्टली उसको क्यों हुआ एल्जाइमर, बट विथ फ्यू चेंजेस टू अ पर्सन डेली रूटीन देयर इट इज अ डेफिनेट। तो एल्जाइमर में होता क्या है, ठीक है, प्रोटीन डिपॉजिटेड इन द ब्रेन, लॉस ऑफ कनेक्शन बिटवीन ब्रेन सेल्स, इन्फ्लेमेशन, इवेंचुअल डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स। तो धीरे 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 ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, उनके आपस के बीच का जो कनेक्शन होता है, कनेक्शन भी होता है ना, सारे ब्रेन सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो कनेक्शंस खत्म होने लगते हैं, ब्रेन सेल्स के बीच में प्रोटीन जमा होने लगता है, जिसकी वजह से वो स्टिफनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन यानी कि कुछ स्वेलिंग होने लगती है अंदर ही। तो अल्टीमेटली ब्रेन डिजेनरेट। अगेन ये सारे चारों पॉइंट, ऐसा नहीं कि मुझे चारों पॉइंट रटने हैं, इन जनरल दिमाग में डालें कि अल्जीमर में मेमोरी लॉस के साथ साथ पूरा एक कंप्लीट ब्रेन डिजेनरेशन हो रहा है, जिसमें प्रोटीन जमा हो रहा है, ब्रेन के कनेक्शंस, ब्रेन सेल्स कनेक्शंस खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ मेमोरी, हमारी रोजमर्रा की जो लाइफ की जो छोटी मोटी चीजें हैं वो भी धीरे 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 खत्म हो रही है, कैलकुलेशन करना भूल जा रहे हैं, लर्निंग नहीं आ रही है, जजमेंट नहीं आ रहा है। एग्जाम में लिखना क्या है वो याद नहीं आ रहा है। हम्म। तो योग से, मेडिटेशन से, मुद्रा से, डाइट से, ये सब से एल्जीमर को प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर क्योर, क्योर तो नहीं, पूरी तरह मैनेज किया जा सकता है। ठीक है।
देन तीसरा नर्वस सिस्टम का डिसीज है स्ट्रोक। ठीक है, तो एक्चुअली स्ट्रोक भी खाली जेरोंटोलॉजी का डिसीज नहीं है। स्ट्रोक तो हमारे सर्कुलर सिस्टम का डिसीज, सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसीज हुआ। ठीक है, तो स्ट्रोक स्ट्रोक क्या होता है? जैसे कि हार्ट अटैक क्यों आता है कि हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हुई, तो हार्ट अटैक आ गया। ऐसे ही हमारी जो हार्ट से कैरोटिड आर्टरी जा रही है जो ब्रेन को, तो ऐसे ही उसमें अगर कुछ ब्लॉकेज है तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, तो स्ट्रोक इज लाइक अ ब्रेन अटैक। जैसे हार्ट अटैक वैसे ही ब्रेन अटैक। तो हार्ट अटैक तो फिर भी सरवाइव कर जाता है। ब्रेन अटैक तो वो अगर कोई एक एरिया को ऑक्सीजन नहीं मिली थोड़े टाइम पे, फिर वो एरिया पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जैसे कि स्ट्रोक को कहते हैं ना कि तुरंत से वो किसी को स्ट्रोक आया तो तुरंत से वो एक इंजेक्शन होता है वो लेना पड़ता है। अगर वो नहीं लिया तो वो उतना एरिया पैरालाइज हो जाता है जितना एरिया में वो स्ट्रोक अटैक हुआ। ठीक है, तो स्ट्रोक सर्कुलेटरी सिस्टम का डिजीज है, बट क्योंकि वो ब्रेन को इफेक्ट करता है इसलिए वो नर्वस सिस्टम में इन्होंने लिया हुआ है। तो ब्रेन आर्टरी में कुछ क्लॉग है जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं गई, जिसकी वजह से वो उतना ब्रेन जो है वो डेड हो गया। ठीक है, a stroke often affects voluntary movement, स्टिलिंग एन आर्म, लेग और वन साइड ऑफ द फेस। ठीक है, मतलब पैरालिसिस हो जाता है, पार्शियल फुल कैसा है वो डिपेंड करता है कौन सा एरिया पे स्ट्रोक इफेक्ट हुआ है। रिहेबिलिटेशन शुड स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर द एक्यूट अटैक। तो कुछ भी अटैक हुआ है तो तुरंत से रिहेबिलिटेशन, जितना जल्दी एक्ट करेंगे स्ट्रोक के केस में तो उतना जल्दी रिकवरी होने के चांसेस रहेंगे। देन आता है मल्टीपल इन्फेक्ट्स। तो लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन रिजल्टिंग इन इंजुरी कॉज टू द ब्रेन टिश्यूज नोन एज इन्फेक्ट। The infects caused by numerous small strokes are called multiple infects. They affect isolated areas of the brain. अगेन इसमें बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स दिए हुए मल्टीपल इन्फेक्ट में भी, तो पूरा ध्यान रखने का जरूरत नहीं है। मल्टीपल इन्फेक्ट जो है वो स्ट्रोक से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो स्ट्रोक के टाइम पे ब्रेन की ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है। तो किस एरिया की सप्लाई रुकी, वो एरिया डैमेज हो जाता है, उसको बोलते हैं, जो एरिया डैमेज हो गया उसे बोलते हैं इन्फेक्ट। तो अगर मल्टीपल एरिया डैमेज हुए हैं, मल्टीपल जगह की ब्लड सप्लाई बाधित हुई, तो मल्टीपल एरिया इन्फेक्ट मतलब इफेक्ट हुए तो उसे बोलते हैं मल्टीपल इन्फेक्ट। ठीक है, तो इनफैक्ट मतलब ब्रेन का एक पर्टिकुलर एरिया काम करना बंद कर दिया क्योंकि उसे ब्लड सप्लाई नहीं मिली। तो इतना ही। ठीक है, तो जितना एरिया काम करना बंद कर देगा उतना वो एरिया किस चीज को कंट्रोल करता है, जिस फंक्शन को, तो वो फंक्शन भी नहीं होगा। बस इतना याद रख। देन आता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन तो सबको पता है, अगेन इसको रटने का जरूरत नहीं है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस, रोने का मन करता है, बस दुखी हैं बिना बात के, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, थके थके रहना, तो ये सब डिप्रेशन। देन एज रिलेटेड हमारे अभी इतना बस करें या चले आगे, लंबा है। या बहुत हो गया अभी, करें कंटिन्यू या रोकें? कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़ी देर। 15-20 मिनट। चलो ठीक है, तो देन आते हैं हमारे सेंसेस। तो अभी हमने पढ़ा एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल को करते हैं, वो हो गया हमारा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, और स्पॉन्डिलोसिस। देन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो गए डिमेंशिया, एल्जीमर, स्ट्रोक्स और मल्टीपल इन्फेक्ट, डिप्रेशन। अभी यहाँ पे इन्होंने पार्किंसन को आई डोंट नो क्यों नहीं इंक्लूड किया है।
क्योंकि पार्किंसन भी एक एज रिलेटेड बहुत मेजर नर्वस सिस्टम का डिसीज होता है। तो जैसे एल्जीमर में मेमोरी लॉस होता है, पार्किंसन में मतलब कांपने लगते हैं ना हाथ पैर, तो होल्ड नहीं होता है प्रॉपर, तो वो भी लिख सकते हैं। हाँ, देन सेंसेस आए। ठीक है, तो धीरे धीरे ऑल सेंस ऑर्गन्स डिमिनिश इन देयर फंक्शंस एज अ रिजल्ट ऑफ डिजेनरेशन। तो धीरे धीरे हमारे सेंस ऑर्गन्स भी डिजेनरेट हो रहे हैं। तो टेस्ट, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, आईज, आईज में कैटरेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, प्री बायोपिया मतलब पास की नजर या फिर दूर की नजर बेकार हो जाती है। ग्लोकोमा, ठीक है, ड्राई आईज, विजन है पर इतना शार्प नहीं है। ठीक है, और लॉस ऑफ हियरिंग, टिनिटस, टिनिटस यानी कि कंटिन्यूअस, कुछ कुछ ओल्ड एज के लोगों को सुना होगा कि कंटिन्यूअस ऐसे सीटी जैसा सा बज रहा है, बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं कि कंटिन्यूअस कान में आवाज आ रही है, तो उसे बोलते हैं टिनिटस। तो ये हमारे सारे सेंसेस से रिलेटेड है। तो एक एक करके कुछ कॉमन चीजें पढ़ते हैं, जैसे कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट जिसे मोतियाबिंद बोलते हैं, वो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। तो कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज अ लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस नोन एज कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट में क्या कहते हैं, हमारा जो लेंस होता है वो क्लियर होता है आई लेंस का, तो उसके ऊपर धीरे 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 डिपॉजिट्स होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से दिखना बंद हो जाता है, तो लेंस बिकम्स क्लाउडी। ठीक है, तो नॉर्मली विद एज ज्यादा कॉमन होता है वो। तो अभी तो ब्लाइंडनेस का पहले वो मेजर कॉज था, बट अभी तो कैटरेक्ट के ऑपरेशन बहुत ज्यादा कॉमन है, तो सर्जिकल वो रिमूव हो सकता है। देन ग्लोकोमा। ग्लोकोमा इज एन एबनॉर्मली हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर ड्यू टू बिल्डअप ऑफ एक्वियस ह्यूमर। तो ग्लोकोमा क्या होता है, हमारी आईज के अंदर, इंट्रा ऑक्यूलर मतलब, ऑक्यूलर मतलब आईज, इंट्रा मतलब अंदर। तो हमारी जैसे साइनोवियल फ्लूइड्स जॉइंट्स के अंदर होते हैं, ऐसी हमारी आईज के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो अगेन वो वर्ड याद करने का जरूरत नहीं है, हमारी आईज के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसकी वजह से आईज में प्रेशर बना रहता है। तो वो फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे समझ लो हाई बीपी की तरह। तो नॉर्मल ब्लड का फ्लो होना चाहिए, ऐसे ही वो आइज के अंदर का फ्लूइड का फ्लो नॉर्मल होना चाहिए, बट वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है उसका प्रेशर। तो वो किसी एक आइज में हाई है, तो वो उस आइज की फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ग्लोकोमा मतलब इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इज हाई। ठीक है, तो ग्लोकोमा इज पेनलेस एंड द अदर आई कंपनसेट्स लार्जली, सो अ पर्सन एक्सपीरियंस कर्सर। ठीक है, तो ग्लोकोमा में कुछ पेन नहीं होता है, और नॉर्मली व्यक्ति को दूसरी आंख से दिखता ही है, तो ग्लोकोमा डिटेक्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब जब तक व्यक्ति को कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं होती ना, तब तक ग्लोकोमा डिटेक्ट ही नहीं होता है, क्योंकि उसको ऐसा कुछ पेन होता नहीं है, अंदर अंदर क्या हो रहा है पता चलता नहीं है। तो तो इसके लिए मतलब रेगुलर आई चेकअप कराएं, वही मतलब उसका क्योर है। देन डेफनेस। तो डेफनेस इज सिग्निफिकेंट और टोटल हियरिंग लॉस, तो विद एज के साथ डेफनेस भी हो सकती है। और टिंटस मतलब कान में वैसे सीटी जैसा कंटिन्यूअस बजना। देन सेंसरी न्यूरल डेफनेस is caused either by impairment of hair cells in the cochlea or damage of cochlear branch. This type may be caused by atherosclerosis. ठीक है, तो सेंसरी न्यूरल डेफनेस क्या होती है, अगेन इसको, इसमें भी बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक टर्म्स हैं, तो ज्यादा उसमें घुसने का जरूरत नहीं है, बस डेफनेस पढ़ लीजिए। ठीक है, तो डेफनेस बहुत सारे वजह से हो सकती है, उसमें से एक है कि अंदर हमारा, अगेन कॉक्लिया, ये सब वर्ड्स याद करने बैठेंगे तो जो याद है वो भी भूल जाएंगे। ठीक है, तो उसको रहने दीजिए, एक बार मैं देख लेती हूँ फिर बताती हूँ। कंडक्शन डेफनेस इज कॉज्ड, तो डेफनेस इन्होंने बोला है कि दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कंडक्शन डेफनेस और एक होती है सेंसरी डेफनेस। कंडक्शन डेफनेस मतलब, कंडक्ट मतलब पास करना। ठीक है, तो हमारा आउटर ईयर और मिडल ईयर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंडक्शन डेफनेस। सेंसरी डेफनेस क्या होती है कि हमारा कान अच्छे से
जो साउंड्स है वो अच्छे से जा रही हैं, पर जो एक्चुअल जो सेंसरी पार्ट है कान का, जो अंदर बिल्कुल कान के इनर पार्ट में जो सेंसरी सेल्स हैं जो एक्चुअली सेंस करते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बाहर का पार्ट अच्छे से काम कर रहा है, बाहर की मशीन अच्छे से काम कर रही है, अंदर का जो चिप है वही खराब हो गया है, तो उसे बोलते हैं सेंसरी डेफनेस, कंडक्शन डेफनेस, यानी कि जो आउटर कंडक्ट करने वाला पार्ट है वो खराब है। बस इतना याद रखिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, तो बाकी जो थोड़े बहुत बचे वो आई थिंक कल कल में हो जाएगा ये। अभी ज्यादा कुछ मेजर बचा नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है। 15 मिनट में हो सकते हैं। हाँ वैसे कर सकते हैं 15 मिनट में कवर चलो कर लेते कर लेते हैं। कर लें, 15 मिनट है ना। चल। तो Yes. डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अगेन ये एक्चुअली पूरे जिरोंटोलॉजी के कोई भी उसमें अभी हमने मेन मेन डिसीज पढ़ ली, अब जो जितना भी पढ़ेंगे ना वो सब बहुत कॉमन वाली चीजें हैं। ठीक है, कि जो जिसमें ऐसे रटने जैसा कुछ नहीं है, जो हम आसपास देखते हैं वही। तो डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे एज के साथ, पता है ना कि भूख कम होने लगती है, देखते ही हैं, क्योंकि डाइजेशन जो है स्लगिश हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही याद करना है। ठीक है, जो हम खाते हैं तो हमारा पूरा जो फूड पाइप है वो स्क्वीज हो के अंदर तक जाता है ना खाना, तो वो फूड पाइप का जो पूरा ये जो ईसोफेगस है वही प्रॉपर हमारा जीआई ट्रैक्ट में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वही नहीं हो पा रहा है, तो खाना अंदर तक निगलने में, पूरा मूवमेंट होने में वही स्लगिश हो रहा है, तो इसलिए भूख कम लगती है। फिर अंदर पूरा इंटेस्टाइन में जो वो घूम रहा है इतना पूरे में, वो भी मूवमेंट स्लो हो रहा है। तो बस इतना डाइजेशन में इतना याद रखो, डाइजेशन स्लगिश हो जाता है बस। कॉन्स्टिपेशन भी पता है कि स्टूल सही से ना आ पाना। ठीक है, तो बाउल मूवमेंट सही नहीं होता है। ठीक है, तो बाउल मूवमेंट इफेक्ट होता है। सिम्टम्स, अभी कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स क्या पढ़ने का, तो पता ही होते हैं कि अनटाइमली क्लियरिंग ऑफ बाउल्स, हार्ड एंड ड्राई स्टूल्स, इनएबिलिटी टू एक्सपेल स्टूल, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन, स्ट्रेनिंग। ठीक है, कुछ भी इसमें रटने जैसा नहीं है ना, ट्रेनिंग क्या होता है। मतलब प्रेशर लगाना स्टूल पास करते टाइम। कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन क्या होते हैं, फूड हैबिट अच्छी नहीं है, ज्यादा फ्राइड ऑयली खाते हैं, फाइबर नहीं है डाइट में, एक्सरसाइज नहीं है, टी कॉफी ज्यादा है, स्मोकिंग है, नींद नहीं है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं। तो अगेन ये सब ऐसे ना पढ़ते टाइम अरे ये इतना सब कुछ रटना याद करना है, जो याद हो जाए, जो आप ऑब्जर्व करते अपने आसपास उसी को लिखो। रिफाइंड फूड, मैदा वगैरह ज्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं, स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से भी होता है, मेडिसिन बहुत ज्यादा खाने से भी होता है। तो हाउ टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, अरे बाबा रे, हाँ वो तो सबको कभी ना कभी हुआ होगा कॉन्स्टिपेशन, तो कैसे ट्रीट करते हैं, तो पानी खूब पियो, है ना, और एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम लें, नींद अच्छी लें, और फाइबर रिच फूड खाएं, जितना ज्यादा अपना मतलब बैलेंस डाइट लेंगे। ठीक है, पाइल्स, तो कॉन्स्टिपेशन ही बहुत एडवांस हो जाता है ना, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स हो जाती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ गेटिंग पाइल्स प्रॉब्लम। ठीक है, कफिंग, लोअर मसल टोन, लॉन्ग सिटिंग्स आर द अदर कंट्रीब्यूटर्स। तो बहुत जिसको कफ होता है तो उसको भी, पाइल्स क्या होते हैं, हमारे जो वहाँ जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं वहां पे कुछ हिमोरॉइड्स होते हैं, मतलब कुछ एक ऐसा टिश्यू होता है वो बाहर आ जाता है ना, वो फूल जाता है, वहां पे ब्लड सप्लाई होती है, वो फूल के बड़े हो जाते हैं और फिर बाहर निकल के आते हैं, तो किसी किसी को ब्लीडिंग भी होती है, पाइल्स को हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन मेजर कॉज है पाइल्स का। नहीं तो बहुत लंबे समय तक बैठे हुए हैं, खांस रहे हैं, और मसल टोन अच्छी नहीं है, उससे भी होता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 चीजें पढ़ी हमने, डाइजेशन स्लगिश हो जाता है एज के साथ, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, पाइल्स की प्रॉब्लम भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या होता है, तो जैसे जैसे एजिंग होती है, हमारे लंग्स तो सबसे ज्यादा इलास्टिक ऑर्गन है ना, कि कितना ज्यादा फैलते हैं और कितना ज्यादा सिकुड़ते हैं, तो हर एक ब्रीदिंग में वो फैलते सिकुड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं। तो एज के साथ लंग्स की जो
इलास्टिसिटी है वो कम होने लगती है। तो लंग्स जितना ज्यादा फूलेंगे उतनी ज्यादा हम हवा भर पाएंगे, उसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो हमारी जो वाइटल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, सांस लेने की क्षमता, कितना हम एक बार में हवा अंदर भर सकते हैं वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से सांस फूलना, सांस नहीं आना, वो ब्रेथलेसनेस ज्यादा होती है। When a person becomes breathlessness even in a reclined position, one needs medical emergency। ठीक है, तो ऐसे खड़े हैं कुछ काम कर रहे हैं तो सांस फूल रही है मान रहे हैं, बट अगर लेटे लेटे भी सांस फूल रही है तो फिर उसे तुरंत डॉक्टर के पास। अभी सांस प्रॉपर नहीं आएगी तो सांस के थ्रू हमें ऑक्सीजन आ रही है ना, तो ऑक्सीजन भी कम होती है फिर। ठीक है, तो एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ये सब चीजें मतलब प्रॉब्लम्स कॉमन हो जाती हैं ओल्ड एज में। ओल्ड एज में निमोनिया अगर होता है तो कहते हैं ना कि जल्दी रिकवर नहीं होता, बहुत देर में रिकवरी होती है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं नहीं, इसे छोटा कर देंगे। अभी इस ये पूरे चैप्टर में ना बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म्स हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम आगे सब लोग बुक बंद करके अगर खुद सोचेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सब एक एक बताओ पॉइंट अपना अनम्यूट करके, क्या हो सकेगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। ब्लड प्रेशर। अनु करो। मैं बोलती चलो। हाँ, ब्लड, हार्ट से एक सेकेंड, किस रंजीत जी करो, रंजीत जी एक सेकंड। टीवी चल रहा है पीछे। रंजीत जी को, हाँ बोलो। ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी में प्रॉपर नहीं जाता है तो प्रॉब्लम है। हम्म, 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 हम्म। सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो, क्या प्रॉपर नहीं है? सर्कुलेशन अगर सप्लाई प्रॉपर नहीं है ब्लड का, ब्लड वेसल का, तो प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, सब सप्लाई प्रॉपर क्यों नहीं होगा, मतलब एज के साथ ऐसा क्या होता है कि क्योंकि सारी नसें वगैरह श्रिंक होनी चालू हो जाती है, सेल्स जो है हमारी धीरे धीरे मरने लगती है। हाँ, तो यहाँ पे ब्लड ठीक हो जाता है या ब्लड क्लॉट मतलब ठीक हो जाता है, उससे भी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगा। हम्म, और कोई कुछ बोलेगा? हाँ, और अनु जी ने जो बताया ना कि जो ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, उसी की वजह से कभी कभी ये सिंकॉप की जो बीमारी, मतलब सिंकॉप जो होता है, पेज नंबर 17 पे, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, हाँ। सिंकॉप वो उसकी वजह से होता है, ब्लैकआउट हो जाता है हम्म, एल्डरली पीपल में। हम्म, हाँ, तो ये एक पॉइंट है, ये कम हो जाता है। नहीं, कैल्शियम हार्ट डिपॉजिट रेट होता भी है। कम होगा, हाँ, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। कैल्शियम डिपॉजिट होता है, एक ने बोला कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो एज के साथ क्या क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के वाइज पे, कि अच्छा अनु ने एक वर्ड बोला नसें श्रिंक हो जाती हैं, तो नसें हमारी नर्व्स होती हैं, और ब्लड वेसल्स को नस बोलते हैं या नस क्या होती है, हाँ अच्छा नस यानी कि हमारी वेसल्स, या है ना ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो क्या होता है एज के साथ, सबने सही बोला, तो उसको एक कंबाइन कर देते हैं कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए पूरी बॉडी में, ब्लड से ही सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन पास हो रही है, ब्लड से ही हमारा सब वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है, ठीक है, बाहर लेके आता है। तो अभी वही किसी ने बोला कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, तो अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो ब्लड हमारा थिक हो जाएगा, या फिर आर्टरीज में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो आर्टरीज जो है हमारी हार्ड होने लगती है। ठीक है, तो दोनों ही केस में या तो आर्टरीज हार्ड हो रही हैं कैल्शियम की वजह से, या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है इसकी वजह से ब्लड थिक हो रहा है। ठीक है, तो या तो वो ट्यूब जिसके थ्रू वो फ्लूइड जा रहा है वो ट्यूब हार्ड है, या फिर वो फ्लूइड ही हार्ड है, टूथपेस्ट निकालते हैं ना कैसे वो जम जाता है, तो वैसे समझ लो। तो सर्दियों में कैसे नारियल तेल बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है तो ऐसे निकालना पड़ता है। तो अगर ट्यूब बहुत हार्ड है तो या तो पास होते टाइम ट्यूब ब्रेक हो जाएगी, या फिर ब्लड हार्ड है, जो ट्यूब के थ्रू चीज जा रही है वो हार्ड है तो वो फ्लो कैसे करेगा, तो दोनों ही केस में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, उसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, की मतलब आर्टरीज में प्लेक जम गया। तो अभी एक बार देख लेते हैं, इसमें लिखा है रिड्यूस्ड
कंप्लायंस ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी जो है, डिस्टेंटेबिलिटी लिखा हुआ है, तो इलास्टिसिटी, अभी हम टूथपेस्ट निकालते हैं जब छोटा सा रह जाता है तो अच्छे से उसे ऐसे प्रेस करके निकालते हैं ना, तो वो प्रेस करते हुए निकालते समय वो ट्यूब ही फट जाए, ठीक है, तो वो एज के साथ इलास्टिसिटी जो है आर्टरीज की वो कम होने लगती है ब्लड वेसल्स की, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे, तो इलास्टिसिटी कम होती है तो ज्यादा जोर से पास करना पड़ेगा ब्लड, तो इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट, तो एक बार में हार्ट पंप होता है, तो जैसे मोटर चली तो एक बार में कितना ब्लड गया, तो वो उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, तो एक बार में कितना ब्लड निकला, जैसे हैंडपंप चलाया तो एक बार में कितना पानी आया जोर से, तो कार्डियक आउटपुट। तो ऐसे ही हार्ट एक बार में बीट किया तो कितना ब्लड निकला, तो वो धीरे धीरे एज के साथ उसका आउटपुट कम होने लगता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, वही जो या तो आर्टरीज थिक होने लगती है या फिर ब्लड थिक होने लगता है, या फिर हार्ट ही हमारा, हार्ट भी हमारी क्या है, एक मोटर है, ठीक है, तो मोटर किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से, तो हमारा हार्ट की भी मोटर अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी का पंप रहता है जिसे पेस मेकर बोलते हैं, उससे चलती है, तो वो भी धीरे 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 मोटर भी खराब होती है ना, घर की मोटर पानी की भी कभी तो खराब होती है ना, तो ऐसे ही वो भी मोटर खराब होती है, तो मोटर नहीं खराब हुई वो मतलब, हाँ हाँ पेस क्या बोल, पेस पेस मेकर तो आर्टिफिशियल चीज बता रहे, ओरिजिनल में तो वेगस नर्व के वजह से चलता है ना। नहीं नहीं ऐसे नोड होती है वेगस नर्व में, हाँ क्या होती है? SA नोड करके होती है, मतलब उसे नेचुरल पेस ओके मेकर बोल, ओके ओके। मतलब माई बॉडी का नेचुरल पेस मेकर, ठीक है। तो ऐसे ये सब चीजें होती हैं, तो अगेन ये यहाँ सब पे ये सारी टर्म्स रटने की जरूरत नहीं है, आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, उसी को आप एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। अब देखो मैंने तो एक फंडा बनाया है कि अपना मैक्सिमम जो है ना 5 पॉइंट्स ही लिखने को आते हैं 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में, ठीक है, तो अपना गोल वही है 5 पॉइंट्स याद करने हैं और वही 5 पॉइंट्स लिख के आने हैं, तो कहीं पे 10 पॉइंट लिखे हैं तो याद हमें 5 ही करने हैं, ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई थॉट। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया कि हार्ट या तो फेल हो सकता है, हार्ट फेल हो गया है, हमारी मोटर काम करना बंद कर दी, ठीक है, हार्ट का आउटपुट कम हो गया, मोटर चल रही है बट वो एक बार में कितना पानी निकल रहा है, कितना ब्लड निकल रहा है वो कम हो गया, या फिर मोटर बराबर चल रही है बट जो पाइपलाइन बिछी हुई है घर में पूरी पानी की, वो पानी की पाइपलाइन में या तो पानी में बहुत ज्यादा कचरा है इसलिए पानी प्रॉपर नहीं जा रहा, या फिर पाइपलाइन ही खराब है, तो ठीक है, पाइप, तो उसी को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। अभी हार्ट किस रेट पे चल रहा है, हार्ट रेट भी होता है ना कि क्या रेट है, तो हार्ट रेट भी एक फैक्टर होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। देन इसमें सेकंड उस पर लिखा है एक्सरसाइज इनटॉलरेंस इज येट अनदर प्रोबेबल इशू विद देम, तो ओल्ड एज के साथ क्या होता है कि पल्स रेट, हार्ट रेट भी धीरे धीरे कम होने लगता है, तो एक्सरसाइज करा कुछ एक्सरसाइज कराते हैं तो वो हाफने लगते हैं, उनका हार्ट इतना कैपेसिटी नहीं है कि उतना ब्लड फ्लो कर पाए, ठीक है, तो इसलिए जितना हो एज पर कैपेसिटी ही करवाना चाहिए, जैसे ओल्ड एज में कहते हैं ना कि बिलो, कोई भी हार्ट का पेशेंट होता है तो योगाभ्यास में बोलते हैं वैसे तो योगाभ्यास एज पर कैपेसिटी करवाना चाहिए, बट हार्ट के पेशेंट्स को क्वाइट बिलो कैपेसिटी करवाना चाहिए, वो सावंत सर बताते हैं, है ना। Then syncope or fainting is blackout episode that is loss of consciousness due to less blood supply to brain. तो ऐसे ही ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई चाहिए, तो कभी एकदम से ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो एकदम से जो ब्लैकआउट हो जाता है, चक्कर खा के गिर जाना, उसे बोलते हैं सिंकोप। तो अगेन यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं, सीनियर्स टेंड टू अडॉप्ट स्लो गेटिंग अप नेचुरली, तो एकदम से ना, जैसे एकदम वैसे इन जनरल ये सभी को करना चाहिए कि एकदम से ना झटके से लेटे हैं तो झटके से नहीं बैठो, बैठे हैं तो झटके से मत खड़े हो, तो एक वो एक टर्म होती है पोस्चुरल हाइपोटेंशन, अगर हम खड़े होते हैं, बैठे से खड़े होते हैं तो एक थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ टाइम का ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, क्योंकि अभी तक हम लेटे हुए थे, ब्लड आराम से ब्रेन को जा रहा था, खड़े हुए तो अब इसे अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना होगा, तो एकदम से ब्लड सप्लाई ब्रेन को थोड़ा सा टाइम लगता है
उसको वापस से सेटअप करने में। तो ओल्ड एज में वो और ज्यादा वो टाइम जो है वो बढ़ जाता है। ओल्ड एज में और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि झटके से लेटे हैं तो झटके से उठ के ना बैठे, झटके से ना खड़े हों, जिसकी वजह से वो सिनकोप हो सकता है और वो गिर सकते हैं। देखो हर जगह लिखा हुआ है कि सीनियर्स को गिरने नहीं देना है, ठीक है, गिरने देना बचाना बहुत जरूरी है। अभी ये मैं खुद बता रही हूँ, मेरी मम्मी भी रिसेंटली 2 महीने पहले गिर गई थी। मतलब मेरी मम्मी वैसे बहुत हेल्दी है, बट जो पेन एक उनको हो गया है, मतलब लंबर रीजन में एक पेन है, वो जा नहीं रहा है। अदरवाइज से गिरते रहते, छोट बहुत ज्यादा जोर से नहीं गिरी, हल्का सा गिरी, बट हल्का। नॉर्मली होता है ना कि हम लोग गिरते तो ठीक हो जाते हैं 1-2 दिन में, तो उनका वो 2 महीने से वो पेन बना हुआ है, तो वो रिकवरी ओल्ड एज में कम हो जाती है। देन वीकेंड मायोसाइट्स, तो हार्ट सेल के जो हार्ट के सेल्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं। समटाइम्स अ पेस मेकर नीड टू बी इंसर्टेड, तो हमारी बॉडी अपने आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई है हार्ट की मोटर को चलाने के लिए, बट अगर वो नहीं प्रॉपर हो पाती तो आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के सब डिसीजेज हुए। अभी आया एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एज के साथ खासा हर ऑर्गन धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग खराब हो रही है, तो हमारी किडनीज की एफिशिएंसी भी कम हो रही है, किडनीज साइज में श्रिंक हो रही हैं। जो वो जितना ब्लड पहले फिल्टर कर पाती थी अभी उतना फिल्टर नहीं कर पाती हैं। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस ज्यादा चांसेस हो जाते हैं एज के साथ। यूरिन बार बार आता है, ब्लैडर का कंट्रोल किसी किसी का लॉस हो जाता है ओल्ड एज में, है ना, कि हमारा ब्लैडर थोड़ा यूरिन होल्ड करके रख सकता है, बट ओल्ड एज में क्या होता है कि वो ब्लैडर जरा सा भरा, यूरिन पास करने का मतलब मतलब अर्ज आता है, तो यूरिन आउटपुट मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिनेशन की। किसी किसी को बढ़ जाती है, किसी किसी को मतलब यूरिन रिटेंशन और इनकंटिनेंस होती है। मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, वो बहुत कॉमन है मेल्स में, उसे बोलते हैं प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। ठीक है, तो वो बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी। बेनाइन मतलब नॉर्मल है मतलब, और मैलिग्नेंट यानी कि कुछ कैंसर है, ट्यूमर मतलब। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम ये जेंट्स में बहुत ज्यादा होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रोस्टाइटिस बोलते हैं। तो अगर नॉर्मल हल्का फुल्का सूजन है उसे बोलते हैं प्रोस्टाइटिस, अगर वो साइज में बढ़ गया है तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लेशिया। वो बेनाइन भी हो सकता है मतलब नॉन कैंसरस, और मैलिग्नेंट यानी कि कैंसरस भी हो सकता है। अगर प्रॉपर अगर जैसे किडनी फंक्शन नहीं करती तो हमारा फ्लूइड बैलेंस भी, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस भी डिस्टर्ब होता है। देन इम्यून सिस्टम, तो ओल्ड एज के साथ हमारा इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है, तो अ, मतलब इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन लिखा है इफेक्ट ऑफ एजिंग ऑन इम्यून सिस्टम, इसमें बहुत कुछ लिखा है, ये सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, कि उनको प्रॉपर केयर करना है। कि एल्डरली लोगों को वैक्सीनाइजेशन, फ्लू का वैक्सीन, मतलब फ्लू एक बहुत ऐसी बीमारी होती है ना कि तोड़ के रख देती है, तो कुछ चीजें जिनका वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवा लेना चाहिए अगर इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है। एज के साथ निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, यूरिनरी इन्फेक्शन, इनकी मतलब टेंडेंसी बढ़ जाती है, अक्रेंस। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, कि ऑल्दो सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स श्रिंक एज वी गेट ओल्डर, तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड भी श्रिंक होते हैं, बट जरूरी नहीं है उनकी काम करने की क्षमता बदले, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो। तो ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है। लेडीज में एक होता है कि मेनोपॉज, वो एक बहुत बड़ा एजिंग का फैक्टर है कि होता है, तो जिसकी वजह से लेडीज में मेनोपॉज के बाद डायबिटीज के चांसेस, वैसे लेडीज में एज कंपेयर टू जेंट्स, ये अपना डायबिटीज और हाइपरटेंशन और क्लॉग्ड आर्टरीज के चांसेस कम होते हैं, बट आफ्टर मेनोपॉज दे आर एट इक्वल रिस्क। देन कैंसर्स, तो एज के साथ क्या होता है कि कैंसर, कैंसर क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे कोई भी सेल्स जो है वो एबनॉर्मल ग्रो करने लगते हैं, कोई भी हमारा बॉडी पार्ट एबनॉर्मल ग्रोथ करता है, तो उसे बोलते हैं कैंसर।
लिखा है इसमें। तो एज के साथ कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कैंसर क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, या तो ट्यूमर होते हैं बेनाइन, जो फिर मतलब छोटा सा लंप है, वो हार्म ज्यादा इतना दिक्कत नहीं करता है। और एक होता है मैलिग्नेंट, जिसे बोलते हैं कैंसर। ठीक है, तो वो मैलिग्नेंट मतलब फैलता जाता है, फैलता जाता है। ट्यूमर क्या है कि थोड़ा लंप आया, बट वो उतना ही जगह पे बना हुआ है। और मैलिग्नेंट यानी कैंसर क्या है, वो फैलता रहता है। तो कैंसर के भी इन्होंने मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बोली हुई है कि स्प्रेड करता है, ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। कैंसर जरूरी नहीं हमेशा पेनफुल हो। कैंसर इन्फेक्शियस डिसीज नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक लेके ठीक हो जाएगा। तो कैंसर भी क्या है, कार्सिनोमा, ठीक है, सार्कोमा और ल्यूकेमिया। तो कैंसर के टाइप्स हैं। जो हमारे नॉर्मल स्किन के टिश्यूज में जो कैंसर होता है उसे बोलते हैं कार्सिनोमा। सार्कोमा यानी कि मसल्स, बोन्स और कार्टिलेज का कैंसर। और ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर। ठीक है, तो कैंसर का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, इसमें अगेन बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स हैं, याद करने का जरूरत नहीं है। मोस्टली कैंसर का डायग्नोसिस जो आपने सुना होगा, बायोप्सी, बायोप्सी लिख सकते हैं, एंडोस्कोपी लिख सकते हैं, एक्सरे लिख सकते हैं, ये तीन लिख लीजिए। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए पता ही है, रेडिएशन लेनी पड़ती है, या फिर कीमोथेरेपी, या फिर सर्जरी से रिमूव करना पड़ता है। बस ये 3 पॉइंट्स याद कर लीजिए, हर सारे पॉइंट्स याद करने का जरूरत है। देन सोशल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एजिंग, ये पढ़ाने जैसा है। सोशल प्रॉब्लम्स कि ये तो कॉमन चीजें हैं कि अभी तक हमने वो फिजिकल प्रॉब्लम्स पढ़ी। ठीक है, तो सोशल प्रॉब्लम्स, रिटायर हो जाते हैं, काम कम हो जाता है, तो दिमाग खाली हो जाता और खाली दिमाग शैतान का घर। तो इनकम भी कम हो जाती है ओल्ड एज के साथ। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे होते हैं ना, बच्चे बाहर चले गए पढ़ने, बच्चे अपने में बिजी हो गए, कुछ कुछ सब अपने अपने फैमिली में बिजी हो गए, तो ये सब सोशल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो लोनलीनेस फील होती है, लाइफस्टाइल भी चेंज आ जाता है, मतलब एनवायरनमेंट बदल जाता है, जनरेशन गैप आ जाता है, तो ये सब सोशल प्रॉब्लम्स हैं। तो अगेन इसमें कुछ ऐसा याद करने रखने जैसा नहीं है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्दी एजिंग, तो हेल्दी एजिंग के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो योग करें प्रॉपर। अगेन इसमें रटने जैसा नहीं, खुद से अगर लिखने सोचेंगे तो प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट हमेशा से खाएं, योग करें, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर मूवमेंट रहे, प्रॉपर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बहुत जरूरी है, अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव बना के रखें। देन स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन होना जरूरी है। लाइफ, सोशल लाइफ बहुत जरूरी है। अपने आप को मतलब होता है ना कि एक एज में आदमी अपने बस घर में और इतना बिजी रहता है ना, अपने जॉब में, घर में, बच्चों में, कि सोशल फ्रेंड सर्कल नहीं बना पाता, बट वो ओल्ड एज में काम आता है वो। ठीक है, दारू सिगरेट ना पिए, हाँ, ये सब ना करें, है ना। और क्या है, तला हुआ ना खाएं ज्यादा। हाँ वो तो डाइट का पार्ट हो गया। और एक और चीज, अपना ओल्ड एज के लिए पहले से सेविंग भी करना चाहिए, वो भी एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में आता है हेल्दी एजिंग के। ठीक है, वो बीवी को खुश रखें, वो तो मतलब कोई बीवी हस्बैंड को, हस्बैंड बीवी को खुश रखे। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे, कैल्शियम और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी। तो ये 3-4 न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए, विटामिन ई हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, और कैल्शियम और विटामिन डी हमारे स्केलेटल सिस्टम के लिए, बोन्स और मसल्स के लिए। ठीक है, तो कॉमन ही पॉइंट्स हैं, ऐसे कुछ अगेन रटने जैसे नहीं है। बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ सुटेबल रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगाभ्यास, तो योगाभ्यास रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, हाइपरटेंशन कंट्रोल में रहेगा, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम अच्छे से काम करेगा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अच्छे से रहेगी, इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की बीमारी नहीं होगी, ओस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट कर सकते हैं, फंक्शनल स्टेटस आपका अच्छा रहेगा, मूड अच्छा रहेगा, बाउल मूवमेंट अच्छा रहेगा, सोशल इंटरेक्शन भी रहेगा। सोशल केयर ऑफ द एज्ड,
कि एक सोशल केयर भी है कि एक फैमिली का प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराने, योगा कैंप्स ये सब ऑर्गेनाइज करा सकते हैं उन लोगों के लिए, है ना। कम्युनिटी केयर, कम्युनिटी केयर क्या है कि जैसे क्या होता है ना कि हाउस में, घर में प्रॉपर लाइट रहे, खाली घर में ही नहीं, जैसे जहाँ वो आसपास रह रहे हैं सोसाइटी में या फिर अगर कॉलोनी में रह रहे हैं तो बाहर भी लाइट होनी चाहिए प्रॉपर, फ्लोर स्लिपरी नहीं होने चाहिए, बाथरूम टॉयलेट साफ रहना चाहिए, मतलब गीला नहीं छोड़ना चाहिए, कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम अच्छा बेहतर बना सकते हैं जिससे कि उनका मोबिलिटी कम ना हो। क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पे ना एलिवेटर्स नहीं होते हैं तो वहां पे फिर ओल्ड एज लोग वहां पे जा ही नहीं पाते हैं कि अरे मैं सीढ़ियां कैसे चढ़ पाऊंगा। तो वो सब चीजें अगर, तो वो भी एक बहुत सारी, ये छोटी छोटी चीजें मतलब बड़ी बन जाती हैं कि अगर वो व्यक्ति, मैं मान लो कोई है कि बैंक जाके अपना सब काम करवाता है तो वो 10 लोगों से मिलता है और उसे एक इंडिपेंडेंस का फीलिंग आता है। अब बैंक में मान लो बहुत सीढ़ियां हैं चढ़ने को, वो जाना बंद कर दिया तो एक वो लॉन्ग टर्म में वो ये सब छोटी छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं। कंफर्टेबल स्टेयर डिजाइन, बेड चेयर, मतलब घर में उनके हिसाब से थोड़ा सा सेटअप, जैसे बच्चे होते हैं तो कैसे सेटअप करते हैं हम, ऐसे ही जैसे घर में बूढ़े हो तो उस हिसाब से घर का सेटअप थोड़ा सा उस हिसाब से उनके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर, तो एजिंग तो हो ही रही है बट अगर कोई बीमारी हो गई तो एजिंग का प्रोसेस ज्यादा रफ्तार पकड़ गया, तो ओल्ड एज में बीमार कम हो उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो बहुत जितना ज्यादा बीमारी होगी, मल्टीपल पैथोलॉजी, मतलब जितनी ज्यादा बीमारी उतनी एजिंग फास्टर हो, ठीक है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस, तो मतलब शुगर बीपी ये सब पे हमें पहले से ही ध्यान देना चाहिए अपने डाइट वगैरह पे। ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। सजेशंस टू द एल्डरली, तो अपना एटीट्यूड अच्छा बना के रखें, खुद पे दया मत करें कि अरे मतलब मैं तो अब बूढ़ा गया, अब मेरे को, खुद पे मतलब दया करेंगे तो फिर दूसरे लोग ध्यान वो नहीं करेंगे। तो कोई डिसीजेज आर इन माइंड, तो कुछ भी चीज को ऐसा बड़ा मत बनाएं, छोटा मोटा कुछ हो गया अरे अब तो मैं ऐसे ही रहूंगा, अब तो मैं, तो अगेन अपना फाइनेंशियल वो पहले से बैकअप करके रखें, चिल्ड्रंस के उसमें इंटरफेयर ना करें, तो ये सब ऐसे रटने जैसा कुछ भी नहीं है, जस्ट रीड थ्रू इट, ठीक है। तो ये हमारा हो ही गया ऑलमोस्ट। कुछ किसी को पूछना है? ये जो टाइप ऑफ कैंसर का फर्स्ट पॉइंट था ना, ए वाला, एक बार वो थोड़ा बता दीजिए, पेज टाइप नंबर ऑफ कैंसर 20। कार्सिनोमा है ना। हाँ। देखो हमारी बॉडी में ना बहुत सारे टाइप के टिश्यूज होते हैं, अगर पढ़ा कहाँ पे पढ़ा था हमने, किसी अभी रिसेंटली पढ़ा, हमने वाईटीटीसी में पढ़ा था शायद ना, आईटीडीसी में पढ़ा होगा। इसीलिए। तो एक हाँ। होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल मतलब सरफेस वाले टिश्यूज, जैसे हमारी स्किन हो गई, ये पूरे बाहर से जो हम्म। दिखाई देते हैं, ठीक है। एक होते हैं मसल टिश्यूज, ठीक है, मसल बोन और लिगामेंट्स, ठीक है, कार्टिलेजेस, और एक होता है हमारा ब्लड, ठीक है। इसके अलावा भी और टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, जो हमारी कवरिंग वाले टिश्यूज जो होते हैं, उनमें कैंसर होता है तो वो कार्सिनोमा बोलते हैं उसे। ओके, थैंक यू। कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि बोन्स मसल्स लिगामेंट कार्टिलेज, इसमें कैंसर है तो बोलते हैं सार्कोमा, और अगर ब्लड के टिश्यूज में कैंसर है तो उसे बोलते हैं ल्यूकीमिया। क्लियर, थैंक यू। और ना बेसिकली वसुधा मैम, अभिषेक जी, एक क्वेश्चन है, फैक्टर्स ऑफ हेल्दी एजिंग, तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? फैक्टर्स ऑफ हेल्दी एजिंग, यस यस। देखो आप खुद से सोचो हेल्दी एजिंग के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कि प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन, प्रॉपर हम्म। एक्सरसाइज, योगाभ्यास, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। 21 वसुधा वो नहीं लिख सकते हैं क्या, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स फॉर हेल्दी एजिंग में जो पॉइंट्स हैं? हाँ लिख सकते हैं, फैक्ट, हाँ लिख सकते हैं। ऑब्वियसली, मतलब हेल्दी एजिंग से बचने के लिए क्या क्या है, जरूरी है, वो सब कुछ इसमें डाल सकते हैं।
ठीक है मीता जी? हाँ ओके। हाँ अनु कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं वो कैंसर का खाली बोल रही थी। हाँ, आपने वो टिश्यू का बात की ना, हम्म, उसका तो सार्कोमा इज बेसिकली बोन्स, तो बोन कैंसर जो है वो सार्कोमा में आया, राइट? हाँ 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 एंड ल्यूकेमिया इज ब्लड, तो ब्लड हाँ। कैंसर उसके अंदर आ गया। सो देन हम्म, फर्स्ट वाले में फाइब्रॉइड और वो जो गांठ वाला जितने भी आते हैं वो फर्स्ट में आया, राइट? स्किन कैंसर। स्किन कैंसर। हाँ, और कौन कौन सा आएगा वो मैं एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर। फाइब्रॉइड। फाइब्रोइड वाला सरकोमा में आएगा ना? हाँ, सार्कोमा में आएगा फाइब्रॉइड भी। इसीलिए दैट और इज ऑल ब्रेन। एंड हाँ टिश्यू सेल्स जो है। हाँ, एपिथेलियल मतलब जो ऊपर ऊपर का है, तो उसमें मोस्टली स्किन कैंसर ही आएगा। ओके ओके ओके। अब ब्रेन कैंसर जो ब्रेन का होता है वो एक चौथा पार्ट हो गया, वो इन तीनों में नहीं आएगा, वो अलग ही टिश्यू हो गया। ओके। और एक क्वेश्चन है जिसमें है कि प्रॉब्लम्स ऑफ सीनियर्स, तो इसमें तो सभी आ जाएंगे ना, फिजिकल भी आ जाएंगे, सोशियोलॉजिकल भी आ जाएंगे, एवरीथिंग विल बी देयर। हाँ सारे आ जाएंगे। ओके, और क्या आएगा दूसरा उसमें? किसमें? मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ क्वेश्चन। सीनियर्स, क्वेश्चन इज, अच्छा मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है कि वही इतना ही है, प्रॉब्लम्स ऑफ सीनियर्स। तो वो ये सब पेज लिख सकते 51 पे सोशल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एजिंग वाला हाँ जो बट है दैट इज सोशल, दैट इज सोशल ओनली ना। तो आप सारे ही लिख सकते हो, फिजिकल हाँ प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो, मेंटल प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो, और सोशल भी लिख सकते हो। ओके सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो। ओके, मतलब सबका शॉर्ट में, हाँ शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सब लिख देना है। हाँ, ये ऐसा लिख सकते हैं, एज के साथ हर सेल वीक हो, मतलब हमारे सेल्स हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद करने लगते हैं, हमारा ब्रेन ओके सेल्स लगते हैं, तो जिससे ये जो जो बीमारियां थी ना जो हमने पढ़ी, उनके चांसेस हाँ ज्यादा होते हैं। एज के साथ हमारा इनकम चला जाता है, फ्रेंड सर्कल नहीं रहता है, हाँ तो हाँ जाता है, सब सब लिख सकते हो आप, हाँ, सारे मतलब प्रॉब्लम। इन शॉर्ट ऐसे बनाना है। हाँ 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 मीता जी पेज नंबर 4 है ना, वहां पे ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। आई थिंक यही सारे पॉइंट्स दे हाँ सकते नहीं, हैं। वो मैंने देख लिया है, लेकिन यहाँ पे वैसे पर्टिकुलर नहीं पूछा है ना। हाँ, तो इसके अंदर जैसे अभी आप कह रहे हो ना, 20 कौन सा फर्स्ट है जिसमें हाँ हाँ सोशल प्रॉब्लम्स दी हैं, 21 पेज पे, वो उसके बजाय आप ये जो पेज 4 पे है ना, इसको पेज 4 थोड़ा पे कॉमन हाँ प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड हाँ एज। हाँ हाँ, या दिस हाँ यू एक्चुअली कैन डू। मनीषा को ज्यादा बेटर रहेगा, वो उसमें सब उन्होंने समराइज कर दिया है। हाँ हाँ करेक्ट, और वो छोटा सा ही है। और दूसरा एक है फैक्टर्स ऑफ हेल्दी एजिंग। ये तो अभी हमने पढ़ किया ना, हाँ डिस्कस फैक्टर्स हेल्दी एजिंग। हाँ, अभी तो हर्ष। वही तो, नहीं तो उसमें भी सब कुछ आएगा ना। हाँ सारे फैक्टर्स आपको लिखने हैं, हाँ वही, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है ये। जैसे इन्होंने वही हर्षा ने बताया ना, 21 पेज पे जो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ फॉर हेल्दी एजिंग। हम्म। या वही है, अच्छा है वो आंसर, वही रहेगा या। बट यहाँ पे पेज नंबर 4 पे दिया गया है दिस साइन ऑफ गुड हेल्थ करके, वो भी एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये ना ट्विस्ट करके पूछा गया है क्वेश्चन पेपर हाँ में। हमेशा ऐसा ही करते हैं, ट्विस्ट हाँ, करके ही पूछते हैं। क्योंकि प्रिवेंटिव में ना वो लोग डायरेक्टली पूछा गया है प्रिवेंटिव ऑफ हेल्दी एजिंग फैक्टर्स, बट इसमें साइन ऑफ गुड हेल्थ मतलब पूछा गया है, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा मिक्स करके। हाँ हाँ, मिक्स करके अच्छा है, लिख हाँ सकते हैं ये। हाँ, तो क्योंकि वो क्वेश्चन कैसे आएगा उसके ऊपर डिपेंड होता है ना अपना आंसर लिखना। यस यस यस। ऐसे ब्लाइंडली तो नहीं लिख सकते, मार्क्स भी नहीं मिलेगा उसका। नहीं, लेकिन इसके लिए ना क्वेश्चन सेपरेट है, ये जो पेज नंबर 4 आप बोल रहे हो ना, हाँ इसके लिए क्वेश्चन है द साइंस ऑफ गुड हेल्थ, एग्जैक्टली यस, ऐसा क्योंकि ये क्वेश्चन। प्रिवेंटिव मेजर है ना ये वाला, मतलब यहाँ पे 20, वो लोग, हाँ पेज 21 नंबर में जो 21 है, दैट इज प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव, यस 4 में जो दिया गया है वो साइन ऑफ गुड हेल्थ, मतलब गुड आपका हेल्थ।
कोई देख के तो गुड हेल्थ मतलब हम बोल सकते ना कि कोई फिट वाला जो भी एज एल्डरली एज के लोगों को देख के तो वो लगता है ना कि हाँ इसका हेल्थ अच्छा होगा, साइन दिखता है ना फेस मतलब अपीयरेंस में। हाँ वैसे दिया गया है इसमें, मतलब वो आप कैसे मेंटेन कर सकते हो हेल्दी एजिंग का साइन, वो वैसा है इसमें यस दिया यस है। आप एक बार पढ़ लीजिए थोड़ा, शायद आपको आइडिया मिल जाए। थैंक यू वसुधा जी, थैंक यू Welcome. अभिषेक। मोस्ट थैंक वेलकम। यू। थैंक यू सो मच Thank you वंदना। everyone. थोड़ा कर लो। लेंदी है ये चैप्टर, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इसको इजी वे में समराइज करके बताया। थैंक यू सो मच। और कोई टॉपिक करना है क्या नेक्स्ट वीक में या इस वीक में? मसाज कर सकते हैं। मसाज में क्या मसाज पढ़ना है? एक मसाज बार करना सबका है। साथ में हो जाएगा तो थोड़ा याद रहेगा, बस यही पॉइंट है और कुछ नहीं है। तो वो सिंपल, लेकिन मसाज उसको के हम लोग रिवीजन हो जाएगा। कर नहीं पा रहे। ठीक है, कर लेंगे, कर Thank सकते you. हैं। थैंक यू सो थैंक यू। मच। Most थैंक यू welcome. वस्ता, थैंक यू। बाय।